गुना के मावल के कुंदमाला में बड़ा हादसा। इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहा। 20 से ज्यादा पर्यटकों के डूबने की आशंका। 100 से अधिक लोग पुल पर थे मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ पुलिस के साथ ग्रामीण भी रेस्क्यू में लगे हैं। मुझे उस खबर को सुनकर गहरा दुख हुआ जो पुणे जिले के ताले गांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढह जाने से हुई। मैं घटना के संबंध में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार से लगातार संपर्क में हूं। चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसलिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। राहत कार्य तुरंत तेज कर दिया गया है। अब तक 6 लोगों को बचाया गया है। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभागीय आयुक्त खुद मौके के लिए रवाना हो गए। तालेगांव दाभाड़े के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना पुराना पुल अचानक ढह गया है। रविवार होने के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। हादसे के वक्त पुल पर तकरीबन 20 लोग मौजूद थे, जिनके नदी में बह जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 2 दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे इंद्रायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बचाव एजेंसियां पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 की मौत होना बताया जा रहा है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी की गाजीपुर से गिरफ्तार होने के 2 दिन बाद गाजीपुर से उजाला यादव ने राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी को फोन कर बताया कि सोनम बनारस से बस में सवार हुई थी। सोनम को 2 युवक छोड़ने आए थे। उजाला यादव उसी बस में सवार थी जिस बस में सोनम रघुवंशी सवार थी। उजाला यादव ने सचिन से फोन पर कहा कि यदि बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज चेक करवा कर देखा जा सकता है कि वे युवक कौन थे। आप राजा के घर से बोल रहे हैं? जी बोलिए। मैं उजाला यादव गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैडम। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। जी जी। आप चाहे मेरे से फेस टू वो सोनम जो है, जो गाजीपुर से मिली है, जी जी। वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। आपको दिखी थी क्या वो? अरे वो बस स्टैंड पे 2 लड़के ने बैठाया था। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की, लग नहीं रहा था कि ये मर्डर, मतलब ऐसा कुछ करा हुआ है। अच्छा अच्छा। जी जी। वो बनारस स्टैंड से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, सारा प्रूफ निकल जाएगा। मैडम ये कब की बात है कि ये बनारस में कब बैठी थी? कल, परसों? ये मेरी मम्मी की डैड वो ना परसों आई थी। अच्छा अच्छा, परसों आए थे आप? हाँ हाँ। जी जी जी। वो परसों नंदगंज में आई होंगी 1 बजे। हाँ। तो इनके साथ ये कितने लोग थे? परसों 2 लोग थे क्या कि 3 अरे लोग थे उनके साथ में? साथ 2 लोग ऑलरेडी थे। उनको बस स्टैंड में बैठाए, खुद 2 लोग थे वो, ठीक है। 2 लोग और ये खुद थे? दुपट्टा ली हुई थी। ये दुपट्टा ली हुई थी, अपना मुंह को ऐसे कवर करके बस तो में बैठी थी। इसने सूट पहना था कि क्या पहना था? ये सूट नहीं पहनी थी, ये पैंट वगैरह ही पहनी थी। पैंट और टी शर्ट वगैरह ही पहनी थी, बट अपना कवर से उसने मुंह को, फेस को लॉक कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का बनारस स्टैंड का सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए ना, सारा रिकॉर्डिंग निकल मैं अभी जाएगी। निकला देता हूँ बस स्टैंड का। वो तारीख क्या थी? कल की बात है कि परसों की बात है वो? ये परसों की बात है, परसों रात की बात है। परसों कितने रात की बात है? परसों वही 11 बजे की बात है। 11 बजे की हाँ बात है। रात की कि दिन की? हाँ, रात की बात है। वो वहाँ से बस स्टैंड पे रात में बैठी, बस में बैठी, गाजीपुर वाली बस में बैठी, और नंदगंज में वो बस से ही उतरी हुई है। अच्छा, मेघालय से कोई लड़की भाग कर आ जाएगी क्या यहाँ पे? हाँ, नहीं भाग कर सकते ना वो है? वो इतनी मेंटली नहीं है, वो पूरा साजिश, मतलब एक राजा को ब्लैकमेलिंग, मुझे नहीं लगता था। वो बैठी हुई थी, वो मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ हाँ, वो भी पी रही थी। वो उस टाइप का नहीं लग रहा था कि बनारस में ही, आपने देखा बनारस में ही बस स्टैंड पे ही उन्होंने बस लिया। अच्छा अच्छा। जी जी। 2 लोग साथ में थे और बात 2 लोग साथ में, उसको बस में भी बैठा है उन लोगों ने। हाँ हाँ।
और वो लोग वहां से चले गए और उनको गाजीपुर की बस पकड़वाए। उनको ये नहीं वो एक बगल में बैठा हुआ था लड़का। जी जी। उससे मैंने बोला था कि भैया मेरे फोन में बैलेंस कर देंगे क्या? हाँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं बैलेंस नहीं कर सकता। मतलब अच्छा। उसने मेरी टिकट की पैसे ली बट बैलेंस करने के लिए वो मना कर दिया, जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था। जी जी हाँ, जी जी। नहीं, आपको धन्यवाद है। क्या आप बनारस से हो? मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं गाजीपुर। गाजीपुर में शाहपुर से हूँ। जी। मुझे नहीं लगता था कि ऐसी चीजें कॉमन सी है। मैंने नंदगंज थाने में भी बात की, हाँ। जहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे कॉल करके बात करी कि ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है। जी जी। क्या मैं भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बस स्टैंड पे वो जो चीजें है वहाँ का पहले सीसीटीवी कैमरा निकलवाइए। तो हाँ। बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैडम, मैं चेक करवाता हूँ। ऐसे करके उन्होंने रख दिया कॉल, कोई भी जवाब नहीं दी। मैं बनारस के एयरपोर्ट पर, हम बनारस को फोन लगा रहे थे अभी ना, और आपकी 11 बजे बात थी ना? हाँ 11 बजे मैं बता रही हूँ, आप ना 9, 10 और 11 बजे का पूरा रिकॉर्ड निकलवा लेना, वहाँ पे पक्का मिलेगा। ठीक। मैडम मैडम हाँ 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 मैडम, मैं बोल रहा था आपको, हाँ जैसे हाँ। कि थोड़ा सा वो जो बस स्टैंड वहाँ पे बनारस में किस जगह पे आता है क्या? ये बनारस में, यूपी में वाराणसी पड़ता है। वाराणसी का? जी मैडम, थैंक यू। मैं हाँ। कुछ लगा तो आपको फोन लगा सकता हूँ? ये बात गुप्त क्या? रखूंगा मैं, कुछ जानकारी लगेगी आपसे पूछने के लिए तो आपको फोन लगा सकता हूँ ना? आप जरूरी लगाइए। जी जी मैं भाई की जान गई है तो मैं ऑलरेडी बताऊंगी। जी 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 जी। ठीक है, मेरा जी। भी एक भाई हो, मतलब भाई है वो। हाँ हाँ, ऐसे लोग करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको पूरी जानकारी में फ़ोन लगाऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने हाँ मुझे हेल्प बिल्कुल। करी मेरे को, है ना? जी हाँ हाँ, पहले मैं बता रही हूँ, पहले वहाँ का मुझे गाड़ी नंबर नहीं पता। वहाँ से जो 11 बजे बस चलती है, मैं बता रही हूँ कितने बजे। एक सेकंड, शायद मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज करा था। जी भाई। कितने बज के कितने मिनट पे बस निकली थी? कहाँ गया? तो सब कुछ स्पष्ट ही हो गया भाई। अच्छा, मेरी फ्रेंड मतलब दिल्ली में रहती है तो मैंने उसको मैसेज किया था। हाँ मैडम, एक में इनके हाव भाव देख के लगती है, हाव भाव देख के लग रहा था कुछ ऐसा, क्यों डरी हुई है? नहीं भैया, वो मैंगो की जो आती है ना 14 रुपीज की, वो जूस ले रही थी वो। अच्छा, जूस पी रही थी? हाँ, कुछ नहीं ऐसा लग रहा था। बताओ, वो तो लड़के वड़के से बातचीत करी तो हंस के बात कर रहे थे उनके साथ में? नहीं, वो ऐसे बोले थे कि आप जाओ, ठीक है कोई नहीं, आप जाओ ऐसे ही बोल रहे थे वो। मैं बता रही हूँ। हाँ। मैं पुलिस के अधिकारी जो गिरफ्तार हुए अपराधी 11:23 पे मैं वहाँ पे थी। अच्छा, 11:23 पे, ठीक है। हाँ, मैं 11:23 पे ऑलरेडी वहाँ। लोकेशन में मिल जाएगी ना, तो मैं काम बहुत इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सहयोग नहीं करेंगे। हेलो, 11:23 पे बस निकली है। 11:23 बस निकली, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे को लोकेशन वहाँ की मिल जाएगी, कभी ना काइंड लोकेशन दे दोगे तो मैं खर्चा अभी से स्टार्ट कर करने के लिए, ठीक है? हेलो। हाँ 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 मैडम, मेरे को वहाँ की तो लोकेशन मिल जाएगी ना कभी, जहाँ से बस स्टैंड था, तो मेरे को थोड़ा ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी से लग जाता उस काम में, है ना? और यदि आप वहाँ की ठीक है वाराणसी की, और हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बोल देंगे मुझे यहाँ का इतने तारीख का इतने बजे का सीसीटीवी चाहिए। बोल देता हूँ। जी मैं और अब अगली खबर रुड़की में एक बार फिर जाबांज जलवीर मोनू ने फिर बचाए गंगा नहर में बहती हुई महिला को। आपको बता दें कि देर शाम के समय ये महिला जो भगवानपुर की बताई जा रही है, गंगा नहर में डूबती हुई आ रही थी। तभी अचानक मोनू जलवीर को किसी ने बताया कि महिला गंगा नहर में बहती हुई आ रही है। तभी मोनू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गंगा नहर में छलांग लगा दी। महिला को सुरक्षित गंगा नहर से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। लोगों के लिए मसीहा बनता जा रहा है मोनू जलवीर। आपको बता दें कि सोलानी पार्क के पास मोनू जलवीर छल्ली की रेडी लगाता है। आज भी कुछ ऐसा हुआ कि मोनू अपनी रेडी पर खड़ा था, लोगों को छल्ली खिला रहा था। तभी अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई और मोनू
ने अपना काम छोड़कर सीधा गंगा नहर में छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मोनू जलवीर अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। हरिद्वार एसएसपी द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। विमान हादसे में मृत यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज महामृत्युंजय मंत्र के साथ पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। यह पूजन अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर किया गया था। मंदिर के गौरव पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान हादसे में जो यात्री मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है। उन्होंने कहा कि हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि वह मृत यात्रियों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और घायलों को जल्द ही स्वस्थ करे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र के साथ महाकाल बाबा को पंचामृत अभिषेक किया गया है। उन्होंने कहा कि हम भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना घटित न हो। महाकाल मृत्यु लोक के देवता हैं और मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही हर भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज जब विमान हादसे में यात्रियों की मौत हो गई तो उनकी आत्मा को शांति भी बाबा महाकाल के चरणों में ही मिल पाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भोग आरती के समय मंदिर के पुजारी ने बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन कर मंत्रोच्चारण के साथ प्रार्थना की। किस तरह के बाबा महाकाल का पूजन किया गया? भगवान महाकाल के दरबार में आज जो भी कल जो हादसा हुआ है, जो प्लेन में बहुत सारे लोग मृत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के निमित्त भगवान को पंचामृत चढ़ाया गया कि उनके घर को भी जो शांति मिले, कोई भी उनके लोगों को सहन करने की शक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान को उनके चरणों में स्थान मिले और उनके घर परिवार को जो सहन करने की शक्ति मिले और जो भी लोग घायल है और वो स्वस्थ हो जल्दी से जल्दी, इस निमित्त भगवान को पंचामृत पूजन किया गया है और भगवान महाकाल से ही प्रार्थना करी गई है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और ऐसी घटना भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आगे से कभी ऐसा हो नहीं कि भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, सभी देशवासियों की रक्षा करे। देश विदेश के बहुत सारे लोग थे उसमें, सबकी रक्षा करे भगवान। इस निमित्त भगवान को ये कार्य किया गया, पूजन किया गया आज के दिन। भगवान भोलेनाथ महाकाल मृत्यु लोक के राजा है, तो ये मृत्यु पे विजय पाने के निमित्त भगवान को दर्शन किया जाता है, पूजन किया जाता है। इसी निमित्त भगवान को आज के दिन जो लोग मृत हो गए उनकी आत्मा की शांति के निमित्त भी पूजन किया गया और जो लोग घायल लोग हैं उनकी स्वस्थ कामना के निमित्त भी भगवान का पूजन किया गया कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो और जो लोग मृत हुए उनकी आत्मा को शांति मिले। पंडित गौरव शर्मा। थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुक्षी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचने वाले घनश्याम पिता रमन लाल बनिया निवासी सुसारी को महात्मा गांधी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1 किलो 676 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर NDPS एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया है। एक अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब एवं एडिशनल SP श्री गीतेश कुमार गर्ग साहब के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक सख्त से कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में कल दिनांक 14 जून को थाना प्रभारी कुक्षी श्री राजेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सुसारी में जो है वो अवैध रूप से अपने घर के बाहर डिब्बे के अंदर गांजा रख करके बेच रहा है। इस सूचना पर जो है उनके द्वारा तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी घनश्याम बंडा उर्फ घनश्याम पिता रमन लाल वाणी निवासी महात्मा गांधी मार्ग सुसारी को दबिश दे करके मय गांजे के पकड़ा गया। उससे कुल 1 किलो 676 ग्राम गांजा
सूखा जब्त हुआ है, जिसकी कुल कीमत 75,000 रुपये है। और उससे और पूछताछ की जा रही है कि गांजा कहाँ से लाया, किस प्रकार वो ये अवैध धंधा कर रहा था, उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें थाना भाई राजेश यादव के साथ जो है वो उनकी टीम में ASI चंचल चौहान, नीलेश मालवी और अन्य सभी थाना की टीम बड़ी सक्रिय भूमिका रही। उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम की भी घोषणा की गई है। महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने कुक्षी बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। धार जिले के निसरपुर चौकी के अंतर्गत दिनांक 12 तारीख को महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अल्ताफ पिता गफ्फार मंसूरी उम्र 45 वर्षीय के खिलाफ पीड़ित महिला ने कुक्षी थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर धारा 74-75-1 BNS में मामला दर्ज कर आरोपी अल्ताफ मंसूरी को आज कुक्षी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। पूर्व में एक मामला हुआ था जिसमें महिला के साथ छेड़खानी वाला प्रकरण था, क्या हुआ सर? विगत दिनों एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। इसमें पुलिस ने FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज करने के बाद SP श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था, एक टीम बनाई थी। और जो आरोपी अल्ताफ है, ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। इसमें टेक्निकल और काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए और उसके आधार पर आरोपी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। अभी कस्टडी में लेने के बाद इससे सभी एंगल से पूछताछ की जा रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। धार जिले के कुक्षी अनुभाग के बाग थाना अंतर्गत ग्राम चकारी में आज दिनांक 14/6/2025 को सनसनीखेज घटना सामने आई। अपने रिश्तेदारों के साथ मां से मिलने आए बेटे को आपसी कहासुनी के बाद मां ने बेटे पर देशी कट्टे गोली मारकर कर दी हत्या। गोली के छर्रे सिर के पास कनपटी और सीने पर लगने से 18 वर्षीय बेटे की मौके पर हुई मौत। बाग थाने से मिली जानकारी अनुसार AG बाई पति करण सिंह चौगढ़ बाग थाने के ग्राम चकारी में 3-4 साल से मायके में रहती थी। उसका बेटा इकेश पिता करण सिंह चौगढ़ 18 वर्ष निवासी भोरकुंडिया थाना राणापुर आज अपने रिश्तेदारों के साथ मां से मिलने चकारी आया था। ग्राम चकारी में भोरकुंडिया का रहवासी दीवान पिताराम सिंह चौगढ़ भी चकारी में मिला। आपसी कहासुनी के बाद गुस्से में आकर AG बाई ने दीवान सिंह से देशी कट्टा मांगकर अपने बेटे इकेश पर गोली चला दी, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने से इकेश के साथ आए लोग डर कर भाग गए और इकेश के पिता करण सिंह को फोन पर सूचना दी। इस घटना से गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सूचना मिलने पर बाग थाना प्रभारी कैलाश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृत युवक का शव PM के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बाग पुलिस ने इस घटना में शनिवार शाम 7 बजे आरोपी मां AG बाई चौगढ़ और दीवान पिता राम सिंह चौगढ़ के विरुद्ध धारा 103-1-15-25-1 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इधर आरोपी को पुलिस की सूचना मिलते हो फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। थाना बाग क्षेत्र में कल दोपहर एक घटना हुई थी, जिसमें फरियादी केमता निवासी भोरकुंडिया थाना राणापुर के द्वारा थाना बाग पर सूचना दी गई थी कि उनकी जो परिवार की महिला है ED, जो मूल रूप से ग्राम टकारी थाना बाग क्षेत्र की रहने वाली है, उसकी शादी करण सिंह निवासी भोरकुंडिया से काफ़ी वर्षों पहले हुई थी। उनसे 4 बच्चे थे उनके, जिसमें एक बड़ी लड़की और 3 छोटे बेटे हैं। और उसके बाद वो अभी 2-3 साल से वो महिला जो है अपने पति को और बच्चों को छोड़ करके वापस ग्राम टकारी आ गई थी, अपने पिताजी के पास यहाँ रहती थी। और इसी बीच उसके संबंध गांव भोरकुंडिया के दीवान से हो गए थे। तो इसी बात को लेकर के उसका लड़का जो है इकेश अपने 3-4 दोस्तों को लेकर के 4 दोस्तों के साथ कल ग्राम टकारी उसकी मां को समझाने के लिए आया था। उसी बीच उनको वहाँ दीवान भी मिल गया खेत में उनकी मां के साथ। तो उन्होंने यही बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो मेरी मां के पास। उस बात को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद माँ ने बोला कि तुम हमारे बीच में क्यों बोलते हो करके। तो ऐसा विवाद होने पर उसकी माँ ने अपने कट्टा था उसकी माँ के पास 12 बोर, उस कट्टे से गोली चला दी, जिससे उस लड़के इकेश की मौत हो गई। और बाकी उसके दोस्तों को ही बोला कि तुम जब दोबारा गोली भरने लगी तो दोस्त लोग उसके भाग लिए वहाँ से, अन्यथा वो भी दिक्कत होती। सर, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
खाचरोद की रहने वाली महिला दुर्गाबाई खाचरोद थाने पहुंचकर अपने पति दशरथ बम्बोरिया धाकड़ के नाम रिपोर्ट करवाने पहुंची, जहां दुर्गाबाई ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसका पति दशरथ धाकड़ उसके बेटे की शादी तक तो उसके पास रहा और सब कुछ सही चलता रहा, परंतु जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो 40 साल चली शादी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लगा और दशरथ बम्बोरिया ने अपने हिस्से की कमाई संपत्ति को दूसरी औरत सीता गुर्जर के नाम भी कर दी और अब हमारी पुश्तैनी जमीन जो मेरे ससुर के नाम है उसे हमसे छीनकर मेरे पति द्वारा रखी हुई और सीता गुर्जर के नाम करना चाहता है और हमें जान से मारने की धमकी देता है। इसी बात को लेकर मैं यहाँ थाने पहुंची थी। वहीं दुर्गा देवी ने बेटे राजकुमार बम्बोरिया धाकड़ ने भी हमें बताया कि जब मेरे पिता पुश्तैनी जमीन को बेच रहे थे, जब इसकी सूचना मुझे मिली और मैंने तहसील कार्यालय पहुंचकर इसकी आपत्ति लेने पर भी मुझे तहसील कार्यालय में धमकी मिली, जिसका रिकॉर्ड वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। जब मेरे पिता ने जो उनके हिस्से की ज़मीन बेच दी और उनके द्वारा रखी औरत के नाम कर दी, तो हमारे पास जो 6 बीघा ज़मीन है वो तो हमें लेने दो। उसके लिए भी मेरी मम्मी के ऊपर दबाव बना रहा कि तू मुझे तलाक दे दे या फिर मैं ये ज़मीन बेच दूंगा। वहीं परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। भाई क्या नाम है आपका? दुर्गा। अभी एक थाने पे मामला आया था कि आपने अपने पति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है थाने पे। क्या मामला है पूरा? ये मेरे शादी का। ये शादी का है? क्या मामला था? खेत का। अभी क्या पूरी बात बता। मैं थाने पे इसलिए गई थी कि मेरे पति ने दूसरी औरत की तरफ ली, इसीलिए मेरे को तलाक चाहता है और मेरे को ज़मीन छीनना चाहता है और आधी ज़मीन बेच के मेरे पुस्तक की ज़मीन में ससुर जी की हमारे पास थी, तो उन्होंने आधी ज़मीन बेच के मैं वहाँ ले ली, लेकोड़िया घर में लिया और वहाँ गट्टी मशीन डाल ली, वो भी उनके ही नाम थी। तो उन्होंने उस दूसरी औरत के नाम पे कर दी वो जमीन। उस औरत से शादी तो नहीं करी ना? नहीं करी, शादी नहीं करी अभी तक। अच्छा, बिना शादी की मतलब बिना शादी के उनके साथ रहता है। अच्छा। हाँ, तो आपने शिकायत में क्या कहा है शिकायत में? मैंने शिकायत में कहा वो मेरे से तलाक चाहता है कि मेरे को तलाक चाहिए और मेरे ससुर जी मेरे पास है, उन्होंने मैंने या मेरा उनको और मेरे साथ है। मैंने उन्हें बोला कि इन्हें ऐसा काम करा और ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने बोला तेरे को क्या करना है? ये 6 बीघा जमीन है, आधी जमीन बेच के उन्होंने जमीन खरीद ली, तो वो कोई बात नहीं, वो दे देगी तो नहीं देगी कि 6 बीघा जमीन है मैं तेरा नाम कर दूंगा। तो मैं चुप रही। किसने बोला ये? मेरे ससुर जी को बोला। तो वो कह हाँ, मेरे ससुर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये जमीन में तेरा नाम पे कर दूँ, मेरा बच्चा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके नाम कर दूँगा। अब वो अचानक शांत हो गए तो उन्होंने सब मिलकर वो जमीन उन्होंने नाम चढ़वा ली। आपके पति के नाम से करवा ली? मेरे पति के नाम से हो गई। अब मैं हाथ जोत रही, मैं वो काटने आ जाए, लड़ाई दंगा करे। मैंने बोला कि ये जमीन मेरे को चाहिए, मेरे हाथ चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा भी है, मेरा लाड़ी है, पोता है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मेरी उम्र हो गई, मेरे मजदूरी हुआ क्या आपने तो कह नहीं दूंगी तेरे को जमीन। आपका पति का नाम क्या है? दशरथ। सलेम क्या लगा? बम्बोरिया धाकड़। तो मैंने बोला कि मैं जमीन नहीं दूंगी, मैं अपनी जमीन में कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं देगा नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी। हाँ, और ये ज़मीन मैं लूँगी, नहीं तो किसी को बेच दूँगी और मैं ज़मीन ही दूँगी। तो नुकसान हुआ मैंने मेहनत करी, पानी भरा, इसी ठंड में मैंने मेहनत करी। उन्हें हार्वेस्टर लेके और मजदूर लेके वहाँ पे आ गए, पुलिस लेके, तो मैंने नहीं काटा दिया। फिर मैं कोर्ट गई और मैं इतने दिन से कोर्ट भी नहीं जाना चाहती थी और उन्होंने मेरे को कोर्ट चढ़ाया। मैं केस आगे और एक उन्होंने लगाया, तो मैंने ये करा। इतने दिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आप क्या चाहते हो? आप? मैं जमीन चाहती हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने बोला मेरे को मेरा आधा हिस्सा दे दो, भले तुम 4 रखो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और मेरे को हिस्सा चाहिए मेरा। आप अपना पुश्तैनी हिस्सा चाहते हैं? हाँ, मेरा पुश्तैनी हिस्सा चाहिए मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ? आप जब शादी करके लाए मेरे को, क्या मैं आई तो नहीं? अगर मैं गलत काम नहीं करती तो वो उनको रखते क्या? गलत काम उन्होंने करा, मैंने थोड़ी करा। समाज में मैं रह रही हूँ, समाज के साथ, उनके परिवार के साथ रह रही हूँ मैं। तो आपने वो जो सामने वाली महिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम सीता गुर्जर। सीता गुर्जर कहाँ की रहने वाली हो? वो मोकड़ी की रहने वाली। शायद उसकी सरकारी नौकरी भी है ना? हाँ, उसके और सरकारी नौकरी भी है और सरकारी टीचर है। वो टीचर होके वो ऐसा काम कर रही है। अच्छा। राजकुमार बम्बोरिया। बम्बोरिया जी, आपके द्वारा एक आपत्ति ली गई जमीन के मामले में, जो
ग्राम खाचरोद के अंदर में आती है वो जमीन। तो क्या मामला था, आपकी माताजी का मामला था कि तो मामला ऐसा था, मेरे पिताजी है दशरथ बम्बोरिया, जो काफ़ी टाइम से मतलब हमारे बीच में मेरी शादी के टाइम से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जो पापा ने बेचकर, उसमें आधी ज़मीन बेचकर आधी ज़मीन के बदले लेकोड़िया झिरमरा रोड पे 20 से 25 बीघा ज़मीन खरीदी, कुछ प्लॉट्स खरीदे, एक मकान खरीदा। ये सारी संपत्ति जो भी थी सारी उनके नाम से थी, और एक अन्य महिला से उनके क्या कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी टाइम से विवाद भी चल रहा था। मम्मी से भी विवाद चल रहा था, मारपीट लड़ाई झगड़े ये भी होते थे, तलाक के लिए भी मम्मी को दबाव बनाया जाता था। तो उसमें एक अन्य पुश्तैनी ज़मीन और है हमारी, जो 6 बीघा नरेड़ी रोड पे है ना। इसमें क्या हुआ था कि दादाजी मेरे साथ थे, दादाजी और दादी जी वगैरह सब हम साथ में रहते थे। दादाजी का ऐसा कहना था कि जो भी हुआ सो हुआ, उधर की ज़मीन जो है उसने बेच दी, अब इधर की जो ज़मीन बची है 6 बीघा है, जो 8 बिस्वा है, ये मैं तेरे नाम कर दूंगा, तेरे मम्मी के नाम कर दूंगा। तुमने मेरे को अवेरा करा, इतने सालों से रखा, मेरी इज्जत रखी समाज में, जो भी रहा। बाप ने तो इज्जत खराब कर दी समाज में, अन्य महिला से, गुजर समाज की महिला से उसको रखकर। तो दादाजी मुझे बोल के गए थे कि यार ये ज़मीन तेरी रहेगी, मगर अचानक दादाजी क्या है किसी कारणवश से साइलेंट अटैक आया, वो शांत हो गए। तब से क्या है वो ज़मीन, उसके बाद 1 साल बाद वो पोती नामांतरण हुआ इनका, वो पापा के नाम से चढ़ गई। जब से क्या है पापा मेरे को वो ज़मीन को हथियाने के लिए बार बार वो प्रेशर करते हैं कि मम्मी से तलाक दिलवा कि तो ज़मीन बेच दूंगा, किसी को दान कर दूंगा, ये वो। मैंने बोला यार वो उधर की जो सारी ज़मीन है 20-25 बीघा है, स्टोन क्रेशर भी है, बस वगैरह भी है, और प्लॉट है, मकान है, ये सारे मैंने कहा आप रख लो, मेरे को मम्मी को ज़मीन दे दो, आधी ज़मीन मेरी जो 6 बीघा है पुश्तैनी ज़मीन है, और जिस मकान में हम रह रहे हैं हमें दे दो। तो बोले नहीं, जब तक ऐसा तलाक नहीं देगा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार कि अब समझ नहीं रहा है तो तलाक दे। इस उम्र में आज उनके भी घर पोता हो गया, आज मेरा 12 साल का लड़का है, अब इस उम्र में तलाक दे के कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो उस विवाद में हमारा जो विवाद बढ़ता गया। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे संज्ञान में आया कि जो 2023-24 में कि कुछ ज़मीनें जो है हमारी, जो पापा ने ली थी, उसमें भी उन्होंने वो सीता गुजर के नाम कर दी, और उसमें पति का नाम आ रहा है दशरथ आ रहा है, सीता गुजर पति दशरथ बम्बोरिया धाकड़ आ रहा है। तो मैंने छानबीन करी और समग्र आईडी वगैरह में पता चला कि यार इन्होंने उसके नाम से कुछ ज़मीन कर दी है। तो फिर मम्मी ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में कि यार जब तलाक नहीं हुआ तो हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं, कानूनन अपराध है, अवैध संबंध कहलाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर अभी अवैध संबंध को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है। जो मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी को भी न्याय मिले और मुझे भी न्याय मिले, आज मेरे बच्चे हैं उसको भी न्याय मिले कि अगर ज़मीन सारी उसके नाम कर देंगे, वो कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और अभी जो 6 बीघा ज़मीन जो हमारी पुश्तैनी थी उसको भी उन्होंने धोखे से एक अन्य महिला के नाम से कर दी। वो मुझे ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि उन्होंने आधी ज़मीन 3 बीघा 8 बीघा की 3 बीघा 8 बिस्वा की रजिस्ट्री धोखे से उसके नाम कर दी, जबकि उस ज़मीन का हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, विवादित चल रहा है, न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, और समस्त विभागों में मेरी आपत्ति भी है उसको 6 महीने पूर्व से ही कि यार ये जो मेरे पापा के नाम से ज़मीन है, कोई अन्य बिना हमारी परमिशन के, बिना सहमति के ज़मीन है ना बिके। उसके बावजूद भी उन्होंने धोखाधड़ी करके और वो 3 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन उसने अन्य महिला के नाम से कर दी। और जब मैं उस दावा आपत्ति और उसके लिए मैं सिविल कोर्ट गया तो जिस अन्य महिला है जिसके नाम से वो जमीन करी गई, उस महिला ने मुझे ये अन्य महिला कौन है जो रखी हुई वो है कि दूसरी है? नहीं, ये दूसरी है, जो इनका वकील है, उनकी सहेली है, वो कोर्ट वगैरह कुछ केस वगैरह लड़ रही है, उनका वकील है वो। तो उसने मेरे साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, और बोले अगर केस लड़ेगा या आएगा तो मैं ये करूँगी, झूठी शिकायत, झूठी रिपोर्ट, और मुझे उकसाने के संबंधित करके और मुझे साथ गाली गलौज, मेरी मम्मी के खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ गलत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और ये सारा मामला न्यायालय में जो कोर्ट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उसकी फुटेज में सारा मामला दर्ज है कि मेरे द्वारा और उसके द्वारा क्या कृत्य किया गया, उसने किस प्रकार से मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली बकी, ये सारा उसमें वॉइस रिकॉर्ड भी होना चाहिए, कैमरे में आजकल रहता है, ये भी उसमें होगा। और उसने जो करा वो सारा उसमें रिकॉर्ड है। तो अगर मैंने उसके लिए भी आवेदन दिया है थाने पे, फुटेज चेक किए जाए, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके उस अन्य महिला पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब मामला विवादित था, ज़मीन विवादित थी, तो ये सब जानते हुए भी उसने खरीदी, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा थॉट होगी या कुछ होगा, जो विवादित ज़मीन को उसने खरीदी, और महिला होने के नाते और एक अभिभाषक होने के नाते दबाव बनाकर मुझसे वो ज़मीन और मेरी मम्मी से ज़मीन हथियाना चाहती है। और ये भी उसने कहा है न्यायालय में
कि तू तेरे से जो हुए वो कर ले, मैं तेरी ज़मीन पे कब्जा करके रहूँगी और तेरे से आप शब्दों का प्रयोग करा, गाली गलौज, ये सारे उसमें जो है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप वहाँ से निकलवाइए और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसकी वीडियो फुटेज निकलवाइए, सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।